मैं हूं आपका अली भाई और अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा के लिए मैं भी पूरी तरह तैयार हूँ। बिल्कुल। और आज के इस खास सत्र का जो हमारा मिशन है वो बहुत ही स्पष्ट है। दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस जीएस 3D कमांड सेंटर के अल्टीमेट प्रैक्टिस सेट 22, जो कि एक एमसीक्यू एवं रिवीजन मॉड्यूल है, उसके हर एक तथ्य को विस्तार से डिकोड करेंगे। सबसे पहले हम भौतिक भूगोल और प्रकृति से जुड़े तथ्यों को देखते हैं। तो मेरा पहला बहुविकल्पी प्रश्न ये रहा, साना किस देश की राजधानी है? इसका सीधा सा उत्तर है यमन। यमन, ठीक है। और इसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न जंगलों को लेकर है। ये जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं, जिन्हें हम सदाबहार वन भी कहते हैं, ये भारत में कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, भारत में ये मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में पाए जाते हैं। अच्छा। हाँ, और इसके पीछे का विज्ञान बड़ा ही दिलचस्प है। अच्छा। मतलब इन जगहों पर हर साल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। ओहो, मतलब बहुत ज्यादा पानी। बिल्कुल। जब इतनी बारिश होगी तो पेड़ों को अपने पत्ते गिराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए ये जंगल हमेशा हरे भरे यानी सदाबहार रहते हैं। क्या बात है। और पानी की इस बात से मुझे बुनियादी ढांचे का एक सवाल याद आ गया। प्रश्न है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 4 यानी नेशनल वाटरवे 4 कहाँ है? ये जलमार्ग मुख्य रूप से दक्षिण भारत की गोदावरी और कृष्णा नदियों पर स्थित है। कृष्णा और गोदावरी। जी, और यहाँ एक और तथ्य जानना जरूरी है। जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत भारत में 106 नए जलमार्ग बनाए गए हैं। अरे वाह, 106 नए? हाँ, मतलब अब देश में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हो गए हैं। और अगर सबसे लंबे जलमार्ग की बात करें तो वो NW1 है। और वो कहाँ से कहाँ तक है? वो प्रयागराज से हल्दिया तक है, जो करीब 1620 किलोमीटर लंबा है। 1620 किलोमीटर? मतलब ये तो एक तरह का विशाल वाटर हाईवे हो गया, है ना? बिल्कुल, आप इसे वाटर हाईवे ही कह सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज सोच रहा था, मतलब आज के इस बुलेट ट्रेन और एक्सप्रेसवे के जमाने में हम वापस इन नदियों और जलमार्गों पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, पानी के रास्ते भारी माल ले जाना सड़क या रेल की तुलना में बहुत सस्ता पड़ता है। अच्छा, ईंधन की वजह से? हाँ, बिल्कुल। पानी में घर्षण कम होता है तो ईंधन कम लगता है, मतलब पर्यावरण को नुकसान कम होता है। तो एक तरह से हम अपने पुराने टिकाऊ तरीकों की तरफ लौट रहे हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है। खैर, सड़कों की बात चली है तो एक प्रश्न ये भी है कि परमाद्वीप फ्लाईओवर कहाँ है? परमाद्वीप फ्लाईओवर पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल। अब थोड़ा वन्य जीवों की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसमें 7 बड़ी बिल्लियों को बचाने की बात है, इसकी घोषणा कब हुई थी? इसकी घोषणा अप्रैल 2023 में की गई थी। अप्रैल 2023। इसके पीछे कोई खास वजह? हाँ, दरअसल ये घोषणा भारत के मशहूर प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर की गई थी। अरे वाह, ये तो बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल। मतलब हमने बाघों को बचाकर दिखाया और अब हम बाकी 7 बड़ी बिल्लियों को बचाने के लिए पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। और नेतृत्व की बात करें तो चीतों को कैसे भूल सकते हैं? प्रश्न है कि भारत का पहला चीता सफारी कहाँ है? ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान में है, मध्य प्रदेश में। तो जंगलों और नदियों से निकलकर अब बात करते हैं उस व्यवस्था की जो जमीनी स्तर पर हमारे देश को चलाती है। मेरा अगला प्रश्न है कि पंचायती राज की 3 स्तरीय संरचना में निम्नतर स्तर यानी सबसे निचला स्तर क्या है? सबसे निचला और सबसे अहम स्तर है ग्राम पंचायत। इसे आप एक पिरामिड की तरह सोचिए। सबसे ऊपर होता है जिला पंचायत, फिर बीच में पंचायत समिति या ब्लॉक आता है और सबसे नीचे ग्राम पंचायत। और इस पूरी व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कैसे मिला? इसका थोड़ा विस्तार से विश्लेषण करें। जरूर। इसके लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में और इसे लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को। अच्छा, इसीलिए हम पंचायत दिवस मनाते हैं। बिल्कुल सही। 24 अप्रैल को पंचायत दिवस होता है और इसे लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। और संविधान में इसे कहाँ रखा गया? इसे संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जोड़ा गया। इसके लिए 11वीं अनुसूची बनी, जिसमें पंचायतों को 29 विषय दिए गए। 29 विषय? और ये किस समिति की सिफारिश पर था? बलवंत राय मेहता समिति। हालांकि अगर इतिहास देखें
तो इसकी अनौपचारिक शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से हो चुकी थी। हाँ, प्रधानमंत्री नेहरू जी ने की थी। जी। और दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। वैसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इसके नियम भी काफी स्पष्ट हैं, है ना? हाँ, जैसे कार्यकाल 5 साल का होता है। हाँ, 5 साल। और अगर पंचायत भंग हो जाए तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। अब यहाँ एक विरोधाभास है जो मुझे हमेशा खटकता है। हम 18 साल की उम्र में देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट दे सकते हैं, लेकिन पंचायत चुनाव लड़ने की उम्र 21 साल है। मतलब गांव का पंचायती चुनाव लड़ने के लिए 21 साल तक इंतजार क्यों? पहली नजर में ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे एक सोच है। कैसी सोच? देखिए, वोट देना आपका अधिकार है जो आप वयस्क होते ही पा लेते हैं। लेकिन जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको गांव के विकास के फैसले लेने होते हैं, फंड संभालने होते हैं। मतलब ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम। बिल्कुल। तो संविधान निर्माताओं का मानना था कि 21 साल तक आते आते इंसान में वो व्यावहारिक परिपक्वता आ जाती है। ये बात भी सही है। चलिए अब देश के सबसे बड़े चुनाव की बात करते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव कौन आयोजित करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ और बुनियादी बातें बताइए। हाँ, तो इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसीलिए 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और ये किस अनुच्छेद में आता है? ये भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। अच्छा, और हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? पहले प्रमुख थे सुकुमार सेन और वर्तमान में ज्ञानेश कुमार हैं। तो विशाल लोकतंत्र की बात हो रही है, तो राज्यों पर भी आ जाते हैं। मेरा प्रश्न है, सबसे छोटी विधानसभा वाला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है सिक्किम। वहां विधानसभा में सिर्फ 32 सीटें हैं। 1 मिनट, नियम तो यह है ना कि कम से कम 60 सीटें होनी चाहिए, और अगर कम सीटों की बात है तो पुडुचेरी में तो सिक्किम से भी कम है। आपने बहुत बारीकी से पकड़ा इसे। देखिए, नियम 60 सीटों का ही है, लेकिन सिक्किम की आबादी कम होने की वजह से उसे विशेष छूट मिली हुई है। अच्छा, और पुडुचेरी? पुडुचेरी में सीटें कम हैं, पर वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्ण राज्य नहीं। इसीलिए जब हम सिर्फ राज्य पूछते हैं तो उत्तर सिक्किम होता है। समझ गया। तो अब तक हमने जिन अधिकारों की बात की, वोट देने का अधिकार, समानता, ये सब हमें आसानी से नहीं मिले। इनकी नींव आज़ादी की लड़ाई और समाज सुधारों में है। प्रश्न है, 1857 का विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? ये विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। अगर मैं इस क्रांति को देखूं तो ये मुझे एक धीमे सुलगते बारूद की तरह लगता है, जो मार्च में सुलगा और मई में फटा। बहुत सटीक तुलना है ये। देखिए, 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाथ को गोली मारी। ये पहली चिंगारी थी। और फिर 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। हाँ, उसके बाद 24 अप्रैल को मेरठ में 85 सिपाहियों ने उन कारतूसों को इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया। और आखिरकार 10 मई को मेरठ से ये विद्रोह भड़क उठा। और फिर तो अलग अलग जगह से नायक सामने आए, जैसे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जो 18 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। बिल्कुल, और उनका दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज था। रानी की समाधि ग्वालियर में है। उनके बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका था और उनके पति का नाम गंगाधर राव था। इसी तरह कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल और बिहार से कुंवर सिंह ने मोर्चा संभाला। सही कहा। लेकिन उस समय सिर्फ हथियारों की क्रांति नहीं हो रही थी, शिक्षा और किताबों की क्रांति भी चल रही थी। मेरा प्रश्न है, पुणे में लड़कियों के पहले स्कूल की पहली प्रधान अध्यापिका कौन थी? वो महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले थीं। 1848 में जो फूले शिक्षा मंदिर खुला था। जी। और उनके पति ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। उनकी एक बहुत मशहूर किताब भी है, गुलामगिरी। और एक और किताब थी, वर्ण परिचय। ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखी थी, जिनके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून पास हुआ था। बिल्कुल, 1856 में। और उसी दिशा में 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट भी आया। उसमें वायसराय नॉर्थब्रुक थे और इस एक्ट के तहत शादी की उम्र लड़की के लिए 14 और लड़की के लिए 18 साल तय की गई थी। उस दौर में कई अहम संस्थाएं भी बनी,
जैसे 1828 में राजा राम मोहन रॉय का ब्रह्म समाज। हाँ, और 1876 में आत्माराम पांडुरंग का प्रार्थना समाज। इसके अलावा 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती, जिनके बचपन का नाम मूल शंकर था, और उनकी किताब सत्यार्थ प्रकाश बहुत प्रसिद्ध है। जी, और उनका वो नारा तो हम सब जानते हैं, वेदों की ओर लौटो। जी बिल्कुल। और इनके अलावा देश में कई छोटे बड़े विद्रोह भी हो रहे थे, जैसे 1817 का उड़ीसा का पाइका विद्रोह, जिसके नेता बख्शी जगबंधु थे। हाँ, और 1770 से 1820 तक चलने वाला सन्यासी विद्रोह, फिर 1800 से 1802 तक पलामू विद्रोह हुआ, और मोपला विद्रोह वो 1836 से 1854 तक चला। और कूका विद्रोह 1840 से 1872 तक। और इसी लिस्ट में तीसरा कर्नाटक युद्ध भी आता है ना? हाँ, जो 1756 से 63 या कुछ इतिहासकारों के अनुसार 1758 से 63 के बीच लड़ा गया। तो स्वतंत्रता और इन सुधारों के बाद देश को खड़ा करने के लिए ऊर्जा और बुनियादी ढांचे की जरूरत थी। मेरा प्रश्न है, आज बिजली उत्पादन का मुख्य जीवाश्मी ईंधन कौन सा है? वो आज भी कोयला ही है। हमारी करीब 60% बिजली इसी थर्मल पावर से आती है। और इसका सबसे बड़ा उत्पादक एनटीपीसी है। जी, एनटीपीसी, जिसकी स्थापना 1975 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, अब ऊर्जा के बाद पानी। सिंचाई की प्रमुख विधि क्या है? भारत में सिंचाई का मुख्य साधन नहरें हैं। सबसे ज्यादा नहर सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है, शारदा नहर से। और भारत की सबसे लंबी नहर वो इंदिरा गांधी नहर है, जो पंजाब में सतलुज और व्यास नदी के संगम से निकलती है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। अच्छा, ये तो नई जानकारी थी। खैर, अब संचार की बात करते हैं। प्रश्न है, ग्रीन चैनल क्या है? ग्रीन चैनल हमारी डाक सेवा से जुड़ा हुआ है। भारतीय डाक, जिसकी शुरुआत 1854 में डलहौजी के समय हुई थी। बिल्कुल, और देखिए इसका सफर कितना लंबा रहा है। पहला मनी ऑर्डर 1876 में आया, फिर पोस्ट कार्ड 1879 में, पहली हवाई डाक सेवा 1911 में शुरू हुई और स्पीड पोस्ट 1986 में। और आज संचार का ही नया रूप बैंकिंग है। तो प्रश्न है कि मोबाइल के जरिए जो हम पैसे भेजते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम IMPS कहते हैं, यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जो 24 घंटे 7 दिन काम करती है। और बैंकिंग में तो काफी सारे फुल फॉर्म्स भी होते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। हाँ, जैसे ATM, IFSC, KYC और RTGS, ये सब बैंकिंग की बुनियादी शब्दावली हैं। मतलब कहाँ 1876 का वो मनी ऑर्डर जिसमें महीनों लग जाते थे, और कहाँ आज का IMPS जो माइक्रो सेकंड्स में पैसे भेज देता है। यही तो तकनीकी विकास है। सही कहा। अब अर्थव्यवस्था से एक प्रश्न, एनडीबी के पहले अध्यक्ष कौन थे? केवी कामत। एनडीबी असल में ब्रिक्स देशों का बैंक है। ये ब्रिक्स शब्द किसने दिया था? ये शब्द जिम ओनील ने गढ़ा था, और 2010 में जब दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ तो ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। अगला प्रश्न एक संस्था के वाक्य को लेकर है। योगक्षेम वहाम यहम किसका आदर्श वाक्य है? ये LIC का आदर्श वाक्य है, जिसकी स्थापना 1956 में मुंबई में हुई थी। जी, और इनकी टैगलाइन तो घर घर में मशहूर है, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। बिल्कुल। अब प्रश्न है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB किसके अधीन आता है? NCB गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसकी स्थापना 1986 में नई दिल्ली में हुई थी। और नशा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून को। ठीक है, एक और अंतर्राष्ट्रीय संस्था है फिन्मा। ये क्या है? फिन्मा स्विट्जरलैंड का वित्तीय बाजार प्राधिकरण है, मतलब जो वहां के फाइनेंशियल मार्केट्स को रेगुलेट करता है। और समाज से जुड़ा एक अभियान था, कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध 2008 की मुहिम। इसका क्या नाम था? इस महत्वपूर्ण मुहिम का नाम था बालिका संरक्षण अभियान। तो अब इंसानी सिस्टम को समझने के बाद थोड़ा विज्ञान और रक्षा तकनीक की तरफ चलते हैं। मेरा प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? आयरन। शरीर में आयरन की कमी से ही एनीमिया की बीमारी होती है। और इन लाल रक्त कोशिकाओं यानी RBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? इन्हें एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। और इनका जीवन काल 120 दिन होता है ना? हाँ, 120 दिन। और उसके बाद ये प्लीहा यानी स्प्लीन में जाकर नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अच्छा,
अब भौतिकी का एक सवाल, पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दाब पर क्या असर पड़ता है? जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वायु दाब घटता है। इसे नापते किससे हैं? इसे बैरोमीटर से नापा जाता है। और क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है तो वहां वायु दाब भी नहीं होता। अब एक मात्रक पर प्रश्न है, एसआई मात्रक कूलॉम किसका है? कूलोम विद्युत आवेश का मात्रक है। और बाकी मात्रकों का भी एक त्वरित रिवीजन कर ले। जरूर। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, धारा का एम्पेयर, शक्ति का वाट, और कार्य का जूल, विभवांतर का वोल्ट, दाब का पैस्कल और बल का मात्रक न्यूटन होता है। बहुत बढ़िया। अब रक्षा तकनीक का एक अहम सवाल, सीकर तकनीक वाली भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? वो है हमारी ब्रह्मोस मिसाइल। ये भारत और रूस का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। इसका नाम नदियों पर रखा गया है ना? हाँ, भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कवा नदी के नाम पर। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है। दागो और भूल जाओ, ये सुनकर मुझे अभी जो अपने शरीर के प्लीहा के बारे में बताया था उसकी याद आ गई। अरे वो कैसे? मतलब जैसे ब्रह्मोस मिसाइल को एक बार छोड़ दो तो वो अपना लक्ष्य खुद ढूंढकर उसे खत्म कर देती है। वैसे ही हमारा प्लीहा भी तो बिना हमारे सोचे पुरानी हो चुकी कोशिकाओं को सटीक तरीके से पहचान कर नष्ट कर देता है। ये तो आपने बहुत ही शानदार तुलना की। मतलब सच में दोनों प्रणालियां कितनी स्वायत्त और सटीक हैं। चलिए अब जनसांख्यिकी और शहरों की बात करते हैं। मथुरा किसकी जन्मस्थली है? मथुरा, जिसे ब्रजभूमि भी कहते हैं, वो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। जैसे अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली है। और सरदार पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ है? ये विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है। अगला प्रश्न भाषाओं पर है। शास्त्रीय भाषाएं कुल कितनी हैं? अब इनकी संख्या 11 हो गई है। 11? हाँ, क्योंकि इसी साल यानी 2024 में ही 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। और शहरीकरण किसे कहते हैं? आसान शब्दों में जब कुल जनसंख्या में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अनुपात में वृद्धि होती है तो उसे शहरीकरण कहते हैं। तो दोस्तों अब हम आज के आखिरी सेगमेंट में आ गए हैं, खेल, संस्कृति और पुरातात्विक खोजें। मेरा प्रश्न है, गोल किसकी आत्मकथा है? ये हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। और बाकी खिलाड़ियों की किताबें? बाईचुंग भूटिया की किताब है बियॉन्ड द गोल, अनिल कुंबले की वाइड एंगल। सानिया मिर्जा की भी एक किताब है ना? हाँ, उनकी आत्मकथा एस अगेंस्ट ऑड्स है। और डेविड बेकहम की माई साइड। अब फॉर्मूला 1 रेसिंग का सवाल। पहली भारतीय फॉर्मूला 1 कार दौड़ का विजेता कौन था? वो सेबेस्टियन वेटल थे। उन्होंने 2011 में ग्रेटर नोएडा में ये रेस जीती थी। भारत में ये रेस सिर्फ 3 साल ही हुई थी ना, 2011 से 13 तक? जी बिल्कुल। और पहले भारतीय फॉर्मूला 1 ड्राइवर नारायण कार्तिकेयन थे। कुश्ती की बात करें तो प्रो रेसलिंग लीग 2026 का विजेता कौन रहा? इसमें हरियाणा विजेता रहा और उप विजेता टीम थी दिल्ली दंगल वॉरियर्स। एक पुरस्कार पर प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे मिला? ये युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को दिया गया। तो अब संस्कृति और त्योहारों की बात। होली का त्योहार किस हिंदू महीने में आता है? होली फाल्गुन महीने में मनाई जाती है। और बाकी प्रमुख त्योहार? बसंत पंचमी माघ में आती है, दशहरा अश्विन में, गणेश चतुर्थी भाद्रपद में, दीपावली कार्तिक महीने में और नाग पंचमी श्रावण मास में आती है। अगला प्रश्न संगीत से है। कर्नाटक संगीत कहाँ प्रचलित है? ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में प्रचलित है। इसके मुख्य तत्व क्या हैं? इसके 2 मुख्य तत्व हैं, राग और ताल। इसके जनक पुरंदर दास माने जाते हैं। और कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री का नाम आता है। चलिए कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स पर भी नजर डाल लें। जीएसटी के एम्बेसडर कौन हैं? जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। झारखंड टूरिज्म के एमएस धोनी हैं। और परप्लेक्सिटी के ब्रांड एम्बेसडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। अब एक दिलचस्प सम्मेलन की बात करते हैं। मुंडगोड़ तिब्बती बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये कर्नाटक में हुआ था। दरअसल मुंडगोड़ को भारत का मिनी तिब्बत भी कहा जाता है। और तिब्बत की बातों तो दलाई लामा का जिक्राना लाजमी है। बिल्कुल। 14वें दलाई लामा टेंजिन ग्यात्सो, जिन्हें 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, और उनकी मशहूर पुस्तक है फ्रीडम इन एग्जाइल। ये कितनी अद्भुत बात है ना कि एक ही राज्य कर्नाटक में
शास्त्रीय संगीत की जड़ें भी हैं और वहां मिनी तिब्बत भी बसा हुआ है। ये हमारे देश की असली विविधता है। बिल्कुल सही कहा आपने। संस्कृति से ही जुड़ा मेरा अगला सवाल है, मृणालिनी साराभाई किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? वो कथकली और भरतनाट्यम दोनों से संबंधित थीं और वो महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी थीं। और आज के सत्र का अंतिम प्रश्न, वृत्ताकार पत्थर की भूल भुलैया कहाँ खोजी गई है? ये पुरातत्विक खोज सोलापुर के बोरामनी घास के मैदान में हुई है। माना जा रहा है कि ये सातवाहन राजवंश विशेषकर राजा सिमुक के काल से संबंधित है। तो हमने पीडीएफ के हर एक तथ्य को डिकोड कर लिया है। जी, और दोस्तों, चर्चा को समाप्त करने से पहले अगर हम एक कदम पीछे हटकर इन सभी बातों को एक साथ देखें तो एक बहुत ही गहरी तस्वीर उभरती है। वो कैसे? देखिए, ये सारे तथ्य सिर्फ अलग-अलग पन्ने नहीं हैं। चाहे वो हमारे शरीर में बहता हुआ खून हो या नक्शे पर बहती हुई कृष्णा और गोदावरी नदियां, 1857 की क्रांति का वो सुलगता हुआ बारूद हो या आज का वो IMPS नेटवर्क जो सेकंड्स में दुनिया को जोड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये सब आपस में गुंथे हुए हैं। ये सब मिलकर उस विशाल और जटिल मशीनरी का निर्माण करते हैं जिसे हम भारत कहते हैं। मतलब इस निरंतर विकास की यात्रा को समझना और महसूस करना अपने आप में एक बहुत ही रोमांचक अनुभव है। सच में, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम कितने बड़े और महान तंत्र का हिस्सा हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की शानदार चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।